नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार चौहान आज आप लोगों के सामने ग्लोब के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। तो आइए आज हम लोग ग्लोब और ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पाई जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग ये जानें कि ग्लोब होता क्या है, ग्लोब किसे कहते हैं। तो ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ पृथ्वी का प्रतिरूप ही ग्लोब कहलाता है। प्रतिरूप मतलब पृथ्वी का एक डुप्लीकेट आकार जो प्रदान किया जाता है वही ग्लोब कहलाता है। और इस जैसे मान लीजिए पृथ्वी हमारी कैसी है, अंडाकार है। कैसी है? अंडाकार रूप में है पृथ्वी, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ग्लोब है। क्या है ये हमारा ग्लोब। और इसी ग्लोब के जरिए हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। यानी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए यह क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप है, प्रतिछाया मान ले है। तो यह जो ग्लोब है मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, ठीक है। तो आइए हम लोग अब इस पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में चर्चा करें। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी को दो भागों में इक्वेटर लाइन, एक होता है इक्वेटर लाइन, यह इक्वेटर लाइन जिसे हम भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहते हैं, यह पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है। ऊपर वाला भाग नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। इधर हमारा ईस्ट हो जाता है, इधर वेस्ट हो जाता है। अच्छा, इसे हम उत्तरी गोलार्ध और इसे दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं, ठीक है। तो यह जो ग्लोब है, इस ग्लोब को इक्वेटर लाइन के जरिए क्या, इक्वेटर लाइन, इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। अच्छा, अब यह जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन के समानांतर एक डिग्री पर, एक अंश के कोण पर ऊपर ऐसे ये 90 रेखाएं होती हैं। कितनी रेखाएं होती हैं? यहां से यहां तक 90 रेखाएं होती हैं। और चूंकि 1 डिग्री के कोण पर बनता है, तो मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ऐसे कर करके यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी यह जो काल्पनिक रेखा जो खींची गई है, यह काल्पनिक रेखा 1 डिग्री के अंतराल पर रहती है। अच्छा, 90 रेखा ऊपर है तो 90 रेखा नीचे भी होती है। कितनी होती है? 90 रेखाएं नीचे भी होती हैं। तो टोटल जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, जो हमारी लैटिट्यूड लाइन है, वह टोटल कितनी हो जाएंगी? लैटिट्यूड लाइन कितनी हो जाएंगी? टोटल लैटिट्यूड ये टोटल लाइन हो जाएंगी 90 प्लस 90 बराबर 180। अगर उसी में हम ये वाला इक्वेटर लाइन को भी जोड़ दें तो हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं 181 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगे। अच्छा, अक्षांश रेखाएं अब देख लें, ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण रहता है, कितने डिग्री पर ये बनता है? 1 डिग्री पर। कितने पर रहता है? यह इन दोनों के बीच में जो 1 डिग्री यानी 1 डिग्री की दूरी रहती है, और 1 डिग्री की दूरी बराबर होती है 111 किलोमीटर। कितना? यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अगर हम कहते हैं कितने डिग्री पर बनता है एक लाइन,
तो एक एक डिग्री के लाइन पर ये बनता है। मान लेंगे ये जो भूमध्य रेखा होती है वह 0 डिग्री पर होता है, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ऐसे कर कर करके अक्षांश रेखाएं रहती हैं। और ये इस दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होता है। ये चीज हो गया। अच्छा, इस अक्षांश रेखाओं में कुछ विशेष प्रकार की अक्षांश रेखाएं होती हैं जिसे हम देखेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ विशेष प्रकार की अक्षांश रेखाएं होती हैं। उस अक्षांश रेखाओं को चलिए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ग्लोब है। क्या है दोस्तों? ग्लोब है। अच्छा, ग्लोब पर ये हमारी जो बीच वाली 0 डिग्री पर जो लाइन रहती है उसे इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अच्छा, इसके उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध के तरफ 23.5 डिग्री पर एक रेखा होती है जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जिसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी इसका होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा हिंदी क्या होता है? कर्क रेखा। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री पर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा होता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पर एक रेखा होता है जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी होता है मकर रेखा। क्या होता है? मकर रेखा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये हो गया। अब देख लें 66.5 डिग्री, कितने पर दोस्तों? 66.5 डिग्री पर एक रेखा होती है। उत्तरी गोलार्ध पर जो रहेगा उसे कहेंगे आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर जो रेखा पाई जाती है उसे कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। दो गोलार्धों के बीच दो गोलार्धों को कौन बांटता है? भूमध्य रेखा। यानी पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में कौन रेखा बांटती है? इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा उसे बांट देती है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितना होता है? प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और कितने डिग्री पर एक अक्षांश रेखा रहती है? 1 डिग्री पर रहती है। ठीक है ना? तो ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया अक्षांश रेखाएं। क्या हो गई? अक्षांश रेखाएं हो गई। ठीक है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड हमारा, अच्छा, इसे यदि अक्षांश रेखा को परिभाषित करना रहे तो कैसे परिभाषित करेंगे आप? इसे परिभाषित करेंगे कि भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन के पैरेलल जो लाइन रहती है, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में या पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची जाती है, वही अक्षांश रेखा कहलाती है। यानी भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। उसी प्रकार अगर देशांतर रेखाओं को आपको बताना रहे तो कैसे बताएंगे कि उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अच्छा, देशांतर रेखा देख लें हम लोग। देशांतर रेखा जो होती है, इस प्रकार की जो रेखाएं होती है इसे हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं देशांतर रेखा कहते हैं। कौन सा? ये वाला लॉन्गिट्यूड लाइन। इसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा, अब देखो ये बीच में जो रेखा रहती है इसे 0 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री के इधर
आपका 180 देशांतर रेखा होता है और 0 डिग्री के इधर भी 180 देशांतर रेखा होता है। तो टोटल देशांतर रेखा कितनी हो जाएंगी? 360। टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 360 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो अब यह जो 360 देशांतर रेखाएं हैं, अब देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है सेंटर पर, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो सेंटर पर होती है यानी भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास देशांतर रेखाओं की जो के बीच की जो दूरी होती है वह 111.32 किलोमीटर होती है। यह मान लेंगे कि भूमध्य रेखा के पास देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी के लगभग बराबर मान ली जाती है। चूंकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर और इस सेंटर पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी 111.32 किलोमीटर मानी गई है। अच्छा, अब कुछ चीजें इसमें और आती हैं। ये तो मान लीजिए 180 इधर हो गया, 180 इधर हो गया, और जब यहाँ पर देखेंगे देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, और जब ध्रुवों पर आएंगे तो देशांतर रेखाओं की दूरी कम होती जाएंगी। जैसे जैसे ध्रुवों के पास आएंगे वहां पर देशांतर रेखाओं की दूरी कम हो जाएंगी। जैसा कि यहाँ मानते हैं यह क्या है, उत्तरी ध्रुव हो जाता है और ये होता है दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों के पास देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कम हो जाती हैं, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। अच्छा, हम देखें कि अक्षांश रेखाओं का काम क्या है। यह जो अक्षांश रेखाएं हैं यह तापमान को निर्धारित करती है। अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, तापमान को निर्धारित करती हैं, और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वह क्या करती हैं, समय और तिथि का निर्धारण करती हैं। तो आइए देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं कैसे वह तापमान को डिनोट करती है, इसे हम लोग देखते हैं। अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से तापमान को प्रभावित करती हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें। अच्छा, जैसा कि जो हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब हो गया, ग्लोब के बीच में इक्वेटर लाइन हो गया जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। अच्छा, अब इसके इस सापेक्ष पे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इसे कहते हैं टोरॉयड जोन। क्या कहते हैं, टोरॉयड, टोरॉयड जोन कहते हैं। उसी प्रकार यहां भी हो जाएगा टोरॉयड जोन। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो यहां पर ये वाला दूसरा भाग होता है इसे कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा यह टेम्परेट जोन। क्या हो जाएगा, टेम्पर। और ये वाला भाग हो जाएगा फ्रीजिड जोन। क्या कहलाता है, फ्रीजिड जोन। और ये वाला भी भाग हो जाएगा फ्रीजिड जोन। अच्छा, देखिए कैसे तापमान को प्रभावित करती हैं। जब हमारा ध्रुवों के पास, मान लीजिए सूर्य यहां पर है, ये सन है आपका, क्या है, सन। क्या है दोस्तों, सन। इस सूर्य का प्रकाश जब ग्लोब के बीचों बीच पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश क्या होता है दोस्तों, ग्लोब के बीचों बीच यानी इस क्षेत्र पर अधिक पड़ता है। इस टोरॉयड जोन पर सूर्य का जो तापमान प्रकाश है वो अधिक पड़ता है, इसलिए ये टोरॉयड वाला जोन काफी गर्म होता है। क्या होता है, काफी गर्म होता है। और ये टेम्परेट जोन पर, यहाँ जो टेम्परेट है ये वाला टेम्परेट जोन, इसमें सूर्य का तापमान थोड़ा औसत दर्जे का पड़ता है, इसलिए यहाँ का तापमान क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। और ये जो फ्रीजिड जोन है जहां पर ये आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल है, यहाँ पर सूर्य का तापमान कम पड़ता है, इसलिए यहाँ पर जो भी देश पाए जाते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं। यहाँ वाले देश क्या होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं, इसलिए अंटार्कटिका और आर्कटिक जो महाद्वीप है ये दोनों क्या है, बर्फ वाले द्वीप है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता नहीं है। अच्छा, अब देखिए भारत की स्थिति क्या है। भारत हमारा जो कि 82.5 डिग्री पर रहता है, तो आपका यहाँ पर क्या है, भारत। अगर मान लीजिए यहाँ पर भारत है, क्या है, यहाँ पर भारत है, ये मान लेते हैं भारत का मैप है, ठीक है, यहाँ भारत है। देखिए दक्षिण भारत जैसे चेन्नई,
कर्नाटक, बेंगलोर, यहाँ पर तापमान काफी अधिक रहता है, इसलिए यहाँ के व्यक्ति थोड़े काले होते हैं। कि कहाँ के अपेक्षा, उत्तर भारत की अपेक्षा। उत्तर भारत के जो लोग होते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यहाँ थोड़े आदमी क्या होते हैं, गोरे होते हैं। और चेन्नई, कर्नाटक, बेंगलोर, यहाँ के आदमी क्या होते हैं, काले होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला दक्षिण भारत का जो एरिया है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, चूंकि टेम्परेट जोन में आता है दक्षिण भारत वाला, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है, तो जहाँ ज्यादा प्रकाश रहता है वहाँ के लोग थोड़े काले होते हैं। और जो ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, वह फ्रीजिड जोन और टेम्परेट जोन के लास्ट में पड़ता है, वहाँ तापमान थोड़ा कम रहता है, इसलिए वहाँ के लोग क्या होते हैं, थोड़े से साफ होते हैं। तो ये हो गया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये, अब इसी प्रकार ये अक्षांश रेखाएं ही हैं, अक्षांश रेखाएं ही निर्धारित की कि कौन सा जोन कहाँ पर पाया जा रहा है, तो उसी के आधार पर यह निर्धारित होता है, यानी अक्षांश के आधार पर ही हम तापमान का निर्धारण करते हैं। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, चलिए अब देखते हैं हम लोग